हम्म। पढ़ नहीं रहे हो या फिर दिक्कत ही नहीं हो रहा है, क्या समझे हम? क्योंकि दिक्कत दो ही लोगों को नहीं होता है, या तो सब मोह माया है, कुछ भी नहीं करे, या फिर अगर कर रहे हैं तो सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या केस है? अभी तो छुट्टी चल रहा है, क्या पढ़े है कि नहीं, यही चल रहा है अभी। बोल लो कुछ भी। हेलो विवेक, शिवम, यस सर। आवाज नहीं दे रहा है क्या? आ रहा है सर। फिर क्या हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है? सर क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किए हैं सर इस चैप्टर का। जितना देते जा रहे हो उतना सॉल्व करते जाओ, ठीक है। एचसी वर्मा तो मोस्टली सॉल्व करना ही है। तीन चीज सॉल्व करना है, अगर ईमानदारी से कर लेते हो तो मेंस में अच्छा रहेगा। मतलब 25 में तुम आराम से 16-17 क्वेश्चन इजिली कर लोगे। ठीक, बाकी 6-7 के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो आराम से तो अगर फिजिक्स में इतना मेहनत करके 15-20 क्वेश्चन कर लेते हो 25 में तो बहुत है। 20 सर एससी क्वेश्चन में वर्मा का। एचसी वर्मा बुकलेट और प्रीवियस ईयर, ये तीन चीज सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, ये तीन चीज सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ईमानदारी से, ये नहीं कि हाँ एक सॉल्यूशन बुकलेट ले लिए, क्वेश्चन देके आंसर देके, क्वेश्चन देके अच्छा ऐसे करना है ऐसे करना है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, नहीं तो ठीक है सर। हम्म। वैसे ही है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तुम आराम से अगर क्या कहते हैं थोड़ा बहुत ध्यान दे दो तो शायद फिजिकल और ऑर्गेनिक, कौन सा इजी लगता है? तो इनऑर्गेनिक, तीन सर चीजें होती हैं। फिजिकल। सर ऑर्गेनिक। सर ऑर्गेनिक। सर फिजिकल ज्यादा ऑर्गेनिक इजी सर। रहता है। फिजिकल वैसे इजी है भी, इनऑर्गेनिक है तो उसमें कुछ चैप्टर तुम डायरेक्टली याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रेंड याद रखो, 3 बार 4 बार पढ़ो ट्रेंड में बुक। सर ज्यादा काम तो नहीं देता है, ट्रेंड कम पूछता है, एक्सेप्शन ज्यादा पूछ देता है। हाँ तो वही एक्सेप्शन उसमें ज्यादा याद रखना पड़ेगा। तो ट्रेंड याद रहेगा, उसमें जो एक्सेप्शन रहेगा उसे भी साथ लेके चलना ही पड़ेगा। यस सर। और इनऑर्गेनिक के लिए तो कम से कम 2 बार 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री कर लोगे, और मैथ है तो मैथ तो अब अपने ऊपर है कि हम कितना प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कोई उपाय नहीं है। तो उसमें और थ्योरी है फिजिक्स ही क्या? एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं। एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए कोई खास नहीं है। ठीक है, सर एनसीईआरटी के लिए तुम सेकेंड वाला पोर्शन कर सकते हो, सेकेंड पार्ट जो है 11th का और 12th का वो पढ़ सकते हो। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में में तो सर वेव ऑप्टिक्स है सारा लगभग। यस सर, पूरा वेब ऑप्टिक्स से। फर्स्ट पार्ट में करंट मैग्नेटिज्म है, सेकेंड में वेव पूरा ऑप्टिक्स वेव। है कि पूरा वेव थोड़े है, सिर्फ एक चैप्टर वेव है, बाकी सब मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर तो और मॉडर्न फिजिक्स लगभग पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाता है, उससे ज्यादा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत है गहराई में, लेकिन हम लोग को सिर्फ ऊपर ऊपर टच करना है, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है कि हाँ भाई ये होता है, इसलिए उसके लिए वो एनसीईआरटी बेस्ड है। कर लिए तो बहुत, मतलब थ्योरेटिकल के लिए क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही पड़े। मॉडर्न फिजिक्स देखोगे इतना इजी चैप्टर सब है कि तुम आराम से बैठ के, यानी कि 10 घंटा 20 घंटा दे दोगे तो 4-5 चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो दिमाग हिलाते हैं। दिमाग हिलाने का इन द सेंस कि गंदा टाइप का रहता है, एकदम लंबा चौड़ा रहेगा, 2.1 इंटू 10⁻⁻⁶ इतना इंटू इतना इतना करते रहना है। तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा माइंड को शांत रखोगे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, देखना।
जैसा कि हीट में अगर पढ़े होगे, क्वेश्चन किए होगे, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही मिले होंगे अभी तक, कुछ कुछ एक्स्ट्रा छोड़ के। लेकिन ये सब जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, मैकेनिक्स, और इधर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, इसमें अथाह कंसेप्ट है और अथाह क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, लास्ट क्लास शायद फ्लक्स शुरू कर दिए थे। यस ठीक है, yes तो sir फ्लक्स हम लोग देखे थे कि फ्लक्स जो होता है इसे हम फाई से रिप्रेजेंट किए थे, और इसे हम बोले थे कि ई डॉट ए होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, या फिर ई ए कॉस ऑफ थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि डिपेंडिंग ऑन एंगल, ये जो हमारा है ये हम बोले थे कि डॉट प्रोडक्ट है, तो स्केलर हो सकता है, स्केलर हो सकता है, तो इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे दिख रहा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर थीटा जो है एक्यूट है तो पॉजिटिव होगा, थीटा ऑब्ट्यूज है तो निगेटिव होगा, और 90 डिग्री है तो जीरो होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, मान लेते हैं कि एक ऐसा क्यूब हम ले रहे हैं, क्यूबिक शेप है, यहाँ पे अगर हम मान ले कि इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे होते हुए इधर की तरफ जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्यूब के 6 फेसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम इस फेस को हम बोल रहे हैं फर्स्ट फेस। ये जो सरफेस है ये क्लोज सरफेस है या ओपन सरफेस है? क्लोज क्लोज है, तो इसमें एरिया वेक्टर हम लोग क्या लेंगे, हमेशा बाहर की तरफ। यस इस सर। पॉइंट पे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है, तो इस सरफेस के लिए, इस छोटे से पार्टिकुलर सरफेस के लिए हम लोग देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, पाई। यस तो सर यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। वही अगर हम इस सरफेस की बात करें, यानी कि इस वाले सरफेस से, तो इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा ये आगे की तरफ ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर ही दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे इस सरफेस के लिए देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, यानी कि थीटा 0 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे हम फ्लक्स की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा। बच गए 4 सरफेसेस, तो इस हम ऊपर वाले सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर क्या इस सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसा होगा, दोनों में एंगल कितना दिख रहा है, 90, इस हर सरफेस से दिख रहा है, तो यहाँ पे हम फ्लक्स बोल रहे हैं कि 0 है। तो फ्लक्स 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है, यानी कि इन चारों सरफेसेस से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिख रहा है कि ग्रेज करते हुए पास कर जा रहा है, इस वजह से ये जो चारों सरफेसेस है इससे हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेसेस को कट नहीं कर रहा है, ऐसे ग्रेज करते हुए चला जा रहा है। या फिर बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, cos ऑफ 90 0 होता है, इसलिए फ्लक्स 0 है। क्लियर है इतना बात? यस सर ठीक है, तो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों पे डिपेंडेंट है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है उस चीज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को, एरिया को कट करना पड़ेगा, क्रॉस करके पास करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि फ्लक्स है। या फिर अगर ग्रेज करता हुआ चला जाए, ग्रेज करने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एरिया है तो ऐसा ऊपर ऊपर ऐसा पास कर जाए, इसे हम ग्रेजिंग करते हैं। तो ऐसे चल जाए तो कट नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, बल्कि पैरेलली निकल जा रहा है सरफेस से, तो इस पे हम बोलेंगे कि फ्लक्स 0 है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कुछ करते हैं।
एक ऐसा स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट है, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे ऐसे चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है फ्लक्स ऑफ चार्ज क्यू थ्रू प्लेट क्या होगा। जैसे हम जानते हैं कि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, यानी क्यों कहना चाह रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लेट को क्रॉस कर रहा है तो उससे फ्लक्स कितना होगा वो चीज पूछा जा रहा है। आ गया। आया ऊपर वाला सर ऊपर वाले का फाइव 0। जीरो, ठीक है, क्यों? सर परपेंडिकुलर हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगे वो ऐसा ही पास करेगा इस सरफेस से, यस सर, ऐसा ही एरिया जाएगा ना। वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। हाँ, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फील्ड डू नॉट कट या क्रॉस एरिया। अगर एरिया को क्रॉस ही नहीं कर रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्लियर है? ये सेकंड क्वेश्चन। सर और एक बार बताइए ना प्लीज। ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि एकदम पानी जो है तुम्हारे रूम से सीधा सामने, जैसे पीछे से सामने की तरफ बह रहा है, एकदम सीधा सीधा, क्लियर है, स्टेडी फ्लो हो रहा है, यस क्लियर सर। है। यस सर। अब ऊपर ऊपर टॉप सरफेस या नीचे बॉटम सरफेस पे अगर देखोगे तो पानी उस सरफेस को क्रॉस कर रहा है कि उस पे चलते हुए आगे बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, सिर्फ यस तुम्हारे पीछे और आगे वाले सरफेस को क्रॉस कर रहा है। बात समझ आ रहा है? तो नीचे वाला जो सरफेस है उससे हम देख रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस है या फिर पानी जो है ऐसे पैरेलली चला जा रहा है, यानी कि सरफेस को क्रॉस किया क्या, कुछ नहीं किया, उसके ऊपर ऊपर टच करता हुआ हम बोल रहे हैं कि चला जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं, उस सरफेस से पैरेलली ऐसे चला जा रहा है। उस फील्ड लाइन जो है वो उस एरिया को कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सर इलेक्ट्रिक जी। फ्लक्स कितना होगा, जी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं ये मिरर है, ठीक है। तो इस मिरर पे हम लोग जानते हैं कैसे इंसिडेंट ले आते हैं, इधर की तरफ जाता है, क्लियर है। अगर हम ऐसा एक रे को भेजे तो क्या होगा, सीधा सीधा चला जाएगा, यस सर। ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं ग्रेजिंग, यानी कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रहा है कि सरफेस को ऐसे ही पार कर जा रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि फ्लक्स जो है जीरो है। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ये कोई भी प्लेट होगा जिसका एरिया 0.2 मीटर पॉइंट स्क्वायर। 12 है क्या? हाँ, आप कहाँ पे 0.12 आंसर बोल रहे हो? यस सर। नहीं, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया करना है। यहाँ पे एरिया वेक्टर फॉर्म में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। तो या तो तुम डायरेक्शन देखो या फिर एरिया को वेक्टर में लिखो, बात ही करना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ वाई जेड प्लेन तो पहले हम बना ले, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल कह रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसा होगा ये प्लेट, यही होगा यस पैरेलल सर। टू वाई जेड एक्सिस। अगर हम ये बोल रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा क्या, एक्स की अलोंग। ओपन सरफेस है तो हम -x या +x ले सकते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कि इसका एरिया वेक्टर हम क्या लिखेंगे, 0.2 आई कैप। किसी को दिक्कत? नो सर। तो अगर हमें फ्लक्स लिखना होगा तो E डॉट ए होता है। यहाँ पे एरिया में सिर्फ आई है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/5 E नॉट इंटू 0.2, यानी कि 0.655 E नॉट। ठीक है, कोई 0.01। सर यही तो है सर, 0.12। सर हम तो कहे ही थे 0.12। यस सर। सर हम कॉस लेके बनाए थे सर। अच्छा, कॉस कैसे? सर वो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा 37 डिग्री, तो cos 37 3/5। सर पूरा मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दिए थे, ऊपर को भी, और एरिया पॉइंट मैग्नीट्यूड आ गया, और cos 37 3/5 आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई किए तो 0.5। अच्छा ठीक है। सर अभी इसने जो कहा सर वो मेथड बता दीजिए। वो बोल रहा है कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, बताओ। 1 ये सब आएगा। क्या आएगा? 1। ई नॉट आएगा। यस सर, ई वही नॉट। 1 ई नॉट। यस। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एंगल किधर है, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बता सकते हो एक्स वाई जेड में, यानी कि tan थीटा क्या होगा, ई वाई अपॉन ई एक्स लिखेंगे। तो ई वाई बाई ई एक्स 4/3 दिख रहा है। यस सर। यहाँ से थीटा कितना हो गया, 53 डिग्री। ठीक है, 53 तो डिग्री। एरिया आई में है, ई ए कॉस ऑफ 53 डिग्री हो गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यानी कि इसके करने के अनुसार ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 53 डिग्री। तो ई ए कॉस 53 डिग्री ले लिया। क्लियर है? यस सर। ऐसा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसा सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, ऐसा रखा हुआ है। यहाँ से एल दूरी पे है, एल लेंथ का है, इसका रेडियस जो है वो आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में गिवन है कि ई नॉट आई कैप से। क्लियर है? हमें पूछ रहा है कि फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। इस सिलेंडर के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है।
बोलो। टोटल फ्लक्स निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस से निकालना है हमें। हमें इसमें कितने सरफेसेस दिखते हैं सिलेंडर में? एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, और तीसरा ये कर्व वाला दिख रहा है। दिख रहा है? यस सर। तो हमें फ्लक्स इन तीन सरफेसेस से मिलेंगे। अगर हम इस फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इस फर्स्ट सरफेस पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यहाँ पे ई नॉट लग रहा है, और एरिया किधर लग रहा है? इधर बाहर की तरफ हमेशा लेना है, तो एरिया इधर बाहर की तरफ। वैसे इस सरफेस पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई नॉट है, और इधर की तरफ ही एरिया ए है। एरिया पाई आर स्क्वायर है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं? नो सर। इस सरफेस को बोल रहे हैं टू सरफेस। ये जो थर्ड सरफेस है, यानी कि थर्ड हम बोल रहे हैं कर्व्ड सरफेस को, कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसमें ऐसे पास कर रहे हैं, ऐसे पास यस कर सर। रहे हैं, यानी कि इस पूरे सिलेंडर को एज्यूम करो तो एरिया वेक्टर हमें तो ऐसा परपेंडिकुलर की तरफ दिखेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिख रहा है, यानी कि दोनों में क्या हमेशा हमें एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। यस यस सर। तो यहाँ पे अगर हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स, तो ये टोटल फ्लक्स जो होगा सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 प्लस सरफेस 3 तीनों की वजह से होगा। सरफेस 1 से हमें कितना दिख रहा है? माइनस ई नॉट माइनस इंटू ए। यस। सरफेस 2 से प्लस ई नॉट इंटू ए, क्योंकि cos 0 डिग्री आ रहा है, और थर्ड सरफेस से 0, तो जीरो टोटल फ्लक्स कितना दिख रहा है? जीरो। ठीक है। यहाँ से और ध्यान दो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या ऐसे एज्यूम कर सकते हैं हम लोग कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में इन हुआ है उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकला होगा? यस सर। यस क्योंकि वेरी तो कर नहीं रहा है। तो अगर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एरो एज्यूम करें, ठीक है, और सिलेंडर को भीष्म पितामह मान लेते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना तीर उनके शरीर में गया उतना ही बाहर निकलेगा। तो वही है, सिलेंडर के अंदर जितना तीर अंदर गया है, यानी जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर गए हैं उतने ही बाहर निकल रहे हैं। तो इनकमिंग फ्लक्स जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर जा रहा है उतना ही बाहर है। तो हमें दिख रहा है कि अंदर जाने वाला निगेटिव है और बाहर वाला पॉजिटिव है, तो ओवरऑल कितना मिल रहा है हमें? 0। तो वैसे भी हम बोल सकते थे, सोच सकते थे कि 0 ही होगा। क्लियर यस है? सर। हम यही क्वेश्चन फिर से दे रहे हैं। इधर y एक्सिस, इधर x एक्सिस। यहाँ पे हमारा सिलेंडर था, सिलेंडर क्यूब कुछ भी दे सकते हैं हम। यहाँ पे हम सिलेंडर दे रहे हैं l, ये l, रेडियस जो है r। इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम बोल रहे हैं ई नॉट एक्स आई कैप। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें क्या अंतर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा वेरी है, कर। कांस्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत ध्यान दो, फिर फाइंड करो किस वेरी करने से क्या फर्क पड़ेगा। वेरिएशन से क्या दिख रहा है? क्या मतलब होना चाहिए? पहले कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको पहले सोचा करो, एनालिटिक सोचो, उससे बहुत ज्यादा आसानी से होगा। उसके बाद मैथ्स लगाने का कोशिश करो। माइनस ई नॉट ए प्लस ई नॉट एक्स ए। नहीं, नो सर, ये नहीं लग रहा।
अच्छा, इसमें बताओ कि वेरिएबल होने से क्या फर्क पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है। यानी कि अगर तुम देखो ध्यान से तो इस फर्स्ट सरफेस को देखो और इस सेकेंड सरफेस को, कर्व के कारण तो जीरो ही होगा, ये तो यस क्लियर सर। दिख रहा है। फर्स्ट सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, सेकेंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, दिख रहा है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे हम एक्स में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, दिख रहा है। यस सर। यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया है उतना ही बाहर निकल रहा है या उससे ज्यादा निकल रहा है, ज्यादा ज्यादा। निकल रहा है। ज्यादा। ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर आना चाहिए पॉजिटिव में आना चाहिए, इतना बात हम समझ गए। ठीक है, तो अब उसी चीज पे हम लोग गौर करते हैं। ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, यहाँ से डिस्टेंस एल है। इस फर्स्ट सरफेस पे बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, डिस्टेंस कितना है एल, यानी कि ई नॉट इंटू एल होगा, यस यस सर। और एरिया वेक्टर इधर होगा कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से हम इस सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये डिस्टेंस और एल बढ़ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, मैग्नीट्यूड एक्स टूएल हो जा रहा है, यस और सर। एरिया वेक्टर इधर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थर्ड सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्ड सरफेस से तो हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू एरिया है। क्लियर है, तो फाइव टोटल क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। फाइव वन कितना, तो निगेटिव में आ रहा है कितना, ए नॉट सर ई नॉट इंटू एल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या दे रखा है बोलो, ऊपर देख के क्वेश्चन में। सर एक्स में चेंज हो रहा है, एक्स के साथ। तो अगर हम एल दूरी पे देखेंगे तो वहां पे नॉट इंटू एक्स की जगह एल पुट कर देंगे, यस सर। जीरो। ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा होगा, जीरो। यस सर। एल पे नॉट इंटू एल, टूएल पे नॉट इंटू टूएल। तो सर इसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा? नॉट का डायमेंशन मान लो क्या है, न्यूटन पर मीटर कूलम। इसमें लेंथ से मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा। ई नॉट कोई कांस्टेंट है। यस, तब ठीक है। क्लियर है इतना। सर अगर सिलेंडर को हम सर हॉरिजेंटल प्लेस करते हैं तो करेंगे उस पे भी, चलो कह रहे हो तो कर ही लेते हैं क्वेश्चन। ये सिलेंडर रखा हुआ है, एच इसका हाइट है, रेडियस आर है, ठीक है। ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, ठीक है। ई हम मान रहे हैं, फाइंड फर्स्ट टोटल फ्लक्स, सेकंड इनकमिंग फ्लक्स, थर्ड आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। पहला का आंसर बोलो। सर ऊपर नीचे तो सर जीरो होगा। टोटल पूछ रहे हैं पहला, तो ऊपर नीचे जीरो और साइड से क्या होगा, सर 2 पाई आर एच इंटू ई। पहला का यस
नहीं, नहीं सर, जीरो उसका भी होना चाहिए सर। फर्स्ट का क्या होगा, जीरो ना होगा? क्यों जीरो होगा बताओ? सर, ऊपर नीचे का तो समझे कि सरफेस को सर वो पैरेलल टच करके जाएगा तो उसका वो कुछ क्रॉस सेक्शन से पास नहीं करेगा तो ऊपर नीचे जीरो हो जाएगा। और कर्व सरफेस से? कर्व का तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है? यस सर। तो यस सर। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया होगा उतना ही बाहर जाएगा। यस सर। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो यस सर। यस सर। होगा। यस सर। सेकेंड, अगर हम इनकमिंग फ्लक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कितना अंदर गया है, ठीक है, तो इसकी अब बात कर रहे, तो इसका जो आंसर बोले थे वो सही बोले थे, जो टोटल का आंसर बोले थे वही आएगा। यहाँ पे अगर हम मान लें कि ऐसा एक एरिया मान सकते हैं, ठीक है, ये वाला सरफेस एरिया, यानी कि हम इस सिलेंडर को ऐसे बीच से कट कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी गए होंगे इस कर्व सरफेस एरिया से, उसके लिए जो ये एरिया है यही इफेक्टिव रहेगा। यस सर। ठीक है, तो ये इफेक्टिव एरिया कितना होगा? ये लेंथ तो हमें दिख रहा है 2r होगा, और ये हाइट जो है ये h है, तो ये इफेक्टिव एरिया कितना होगा, 2r इंटू h, दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे हम एरिया इसके लिए देखेंगे तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, क्योंकि हमें आउटवर्ड लेना है इनकमिंग जो भी क्लोज सरफेस हो। तो फ्लक्स अगर हम इन देख रहे हैं तो ये हमें क्या दिख रहा है, माइनस ई इंटू 2RH। क्लियर है? सर कर्व होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा हेमिस्फेरिकल रहता, इधर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, यानी कि यहाँ पे जा रहा है, इधर अंदर जा रहा है, तो सारा का सारा तो इसी एरिया से ना निकलेगा। यस सर। तो इफेक्टिव एरिया यही लेते हैं। चाहो यस तो सर। प्रूफ कर सकते हो कि यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, एरिया वेक्टर इधर, यानी कि हर जगह एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उतना करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक रिंग मान के कर सकते हैं प्रूफ। ठीक है, तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि इफेक्टिव एरिया नहीं कि जो भी प्लेनर एरिया आएगा उसे ही हम क्या मान लेंगे, इफेक्टिव एरिया। यस सर। ठीक है, इनकमिंग, तो अगर हम इससे बोला जाए फाई आउट गोइंग कितना मिलेगा, एरिया सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, E2R। पॉजिटिव हो जाएगा सर। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और नोट करके लिख ही देते हैं, ठीक है, इसे ध्यान में रखोगे तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक रिंग है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका रेडियस जो है लेट्स से कि r है, तो इस रिंग या फिर डिस्क है, इससे फ्लक्स कितना होगा बताओ, a इंटू पाई आर स्क्वायर। यस सर। हम बोल रहे हैं कि ये सारे फील्ड लाइंस इधर की तरफ पास कर गए, और यहाँ पे हम इतना ही एरिया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या रख दिया, हेमिस्फीयर। इसका रेडियस फिर से हम क्या बोल रहे हैं, आर ही बोल रहे हैं। तो ये फील्ड लाइंस जो पास करेंगे क्या फिर से उतने ही एरिया में पास किया है, यही इफेक्टिव एरिया रहेगा। यस सर। तो इससे भी फ्लक्स कितना होगा, इंटू पाई आर। क्लियर है? अब मान Yes, लेते sir. हैं कि ये जो फील्ड लाइंस है ऐसे बाहर की तरफ निकल गए, लेकिन अब हम ऐसा ही आर रेडियस का ये तो है, लेकिन बाहर ऐसा आर्बिट्री कोई भी शेप रहे, ठीक है, ये शेप जो है इसके अंदर ही रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर की तरफ ही रहे। तो यहाँ पे अगर रहे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैसा भी शेप है, सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड गया है अंदर इसी एरिया से बाहर निकलेगा, ये वाला। तो इससे भी फ्लक्स हम क्या बोल सकते हैं, E pi r square। क्लियर? मतलब सिर्फ हाँ, इफेक्टिव एरिया देखना है।
हाँ, ये चीज ध्यान रहे कि यहाँ पे ऐसा अगर एरिया रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या हो जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, ये वाला नीचे, यानी कि बाहर वाला एरिया जो होना चाहिए इसी के अंदर में रहना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि इस केस में इफेक्टिव एरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे करोगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। यस सर। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन है, अब जो हमारा सिलेंडर है उस थीटा एंगल से टिल्ट कर दिए, तब क्या होगा? ठीक है, थोड़ा बहुत विजुअलाइज करना पड़ेगा, सामने होता तो दिखा देते हैं, पता नहीं। सर कॉस थीटा क्या कॉस्ट था? वेरी करेगा। नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान दो, कॉस्ट थीटा नहीं आएगा। इफेक्टिव एरिया सर। इफेक्टिव एरिया पहले जितना रहेगा या चेंज होगा? बोलो। इस केस में तो सर चेंज लग रहा है। थोड़ा सा चेंज हुआ। तो चेंज होगा तो कितना चेंज होगा, क्या चेंज होगा, वही निकालना है। ऐसा ही कुछ न टिल्ट होगा जैसे फिगर में है। सर ये cos थीटा। नहीं, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये ऐसा था हमारा सिलेंडर, ठीक है, तो ये एरिया ऐसा रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, ये एरिया था। क्लियर है? अब Yes, अगर हम इसे टिल्ट कर दे रहे हैं, इसमें बनाएंगे, पता नहीं कैसा बनेगा। ठीक है, साफ नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे समझो कि ऐसा कुछ टिल्ट होगा, समझ रहे yes हो? sir. Yes sir. ठीक है, थोड़ा बहुत रफली समझ लो कि ऐसा कुछ टिल्टिंग होगा और ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे ये टिल्टेड है। यस सर। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि वर्टिकल से एंगल ये थीटा होगा, तो ये वाला इसका इफेक्टिव एरिया आएगा। क्लियर है? Yes ये sir. एरिया कितना होगा, ए ऑफ कॉस थीटा। ए अगर हम ले रहे हैं कि ए इक्वल टू 2r इंटू एच होगा। क्लियर है? तो ऐसा टिल्ट हुआ है, यानी कि ये हम ऐसा ये एरिया अब ले रहे हैं, तो ये वाला अगर ए है तो ये जो एरिया रिप्रेजेंट करेगा ए ऑफ कॉस थीटा रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है, Yes sir. अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी तो बाहर निकल चुका है, दिख रहा है? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। Yes sir. ठीक है, तो इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। सर और हाँ, और ये वाला एंगल अगर हम देखें, ये थीटा है तो ये 90, ये भी थीटा होगा, दिख रहा है? ऐसा है, ये अगर एंगल थीटा है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, सॉरी, होगा। Yes sir.
वैसा ही ये ऊपर वाले का भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, यानी कि टोटल इफेक्टिव एरिया यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें दिख रहा है ए, यानी कि 2RH ए कॉस थीटा प्लस 2 इंटू ए डैश साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा है, Yes, कॉस sir. 90 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इधर लिख सकते हैं कितना, 2RH कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, यानी कि 2 गया साइन ऑफ थीटा। पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आधा ही नीचे की तरफ रह रहा है। तो ये जो है हमारा इफेक्टिव एरिया आया। तो फ्लक्स अगर इनकमिंग हमसे पूछा जा रहा है तो माइनस ई इंटू ए एरिया कर सकते हैं, 2RH कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। सर नीचे वाला आधा सरफेस से क्यों लिए हैं इफेक्टिव में Yes, sir. और ऊपर वाला में? ठीक है, सिर्फ हम उसी सरफेस को चूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमारा सर्कुलर सरफेस है, क्लियर है। अब अगर हम इसे ऐसे टिल्ट कर दिए तो ऐसा ही होगा, Yes, sir. ठीक है। पूरा सिलेंडर नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ नीचे वाले सरफेस को ले रहे हैं, तो टिल्ट किए तो ऐसा होगा। तो हम क्या इसी सरफेस का इधर की तरफ ये वाला जो एरिया होगा वो लेंगे? बोलो, बात समझ आ रहा है? हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, देखो हम सिर्फ नीचे वाले सरफेस या ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये सिलेंडर, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है। जब हम इसे एंगल थीटा से टिल्ट किए तो ये एरिया हमारा ऐसा हो गया। तो ये वाला एरिया तो कंसिडर हो चुका है ना कर्व वाले पोर्शन में, ऊपर वाला। लेकिन ये यस, नीचे वाला समझ जो है गया। इस लाइन के नीचे आ जा रहा है, तो ये वाला एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 है। तो इसके Yes. इधर इफेक्टिव लेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 कॉस ऑफ थीटा। चूंकि 90 माइनस थीटा था, यहाँ साइन ऑफ थीटा आ जा रहा है। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्क है, रेडियस r है, इस चार्ज से x दूरी पे रखा हुआ है। फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क। सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाना रहे तो बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन देख लो, थ्योरी 10-15-20 मिनट का रहता है, उसके बाद क्वेश्चन उस पर नहीं टाइप के। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन तो क्लास में करा भी नहीं सकते हैं, फिर पता चला एक ही चैप्टर करते रह गए, साल बीत गया। तो इसलिए खुद से भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यहाँ y जाके dy एक रिंग जो है एलिमेंट लेंगे हम लोग, और इस रिंग के थ्रू फाइंड करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रहा है कि E जो होगा
अगर ये डिस्टेंस x है तो ये होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। यस सर। बोलो। और ये Yes, रिंग पे अगर हम देखेंगे तो सिमेट्रिक है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, यानी इस रिंग पे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा, और वो कितना होगा 2 पाई बाई इंटू डी वाई। किसी को कोई दिक्कत? अगर हम इस एंगल को बोल रहे हैं कि थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही हो। तो फ्लक्स डी फाई इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटू डी। तो क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू बस नहीं इंटू 2 पाई बाई डी वाई इंटू कॉस ऑफ थीटा। किसी कोई दिक्कत? कॉस ऑफ थीटा को यहाँ से x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है हमको। कॉस थीटा इजकल टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है ये फिगर से। इंटू 2 पाई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू पावर 3/2 डी ऑफ डी वाई। यही आ रहा है क्या? बोलो। कॉस थीटा को हम इतना रख दिए तो यहाँ एक छूट रहा आ रहा है। सर समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखे ये बात समझ आया? यस सर। ठीक है, डिस्क था, हमने रिंग माना, y दूरी पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि डिस्टेंस हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दिक्कत नहीं। ये रिंग है तो इसका एरिया कितना होगा, थिकनेस अगर डी वाई है और ये वाई है तो 2 पाई वाई इंटू डी वाई एरिया होगा। यस सर। अब यहाँ पे एरिया जो है इससे परपेंडिकुलर होगा, तो इधर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा गया है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इतना बात क्लियर है? अब अगर हम फ्लक्स लिखते हैं तो ई डॉट ए लिखते हैं, तो ई लिखे, एरिया लिखे, और डॉट है तो कॉस ऑफ थीटा आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे ये फिगर देखो, यहाँ पे ये ट्रेंगल हमें दिख रहा है कैसा दिख रहा है, ये y है, ये x है, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पे, यस सर। ये वाला ट्रेंगल। तो उसमें हम cos थीटा क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, x है, यस सर। और हाइपोटेनियस अंडर रूट। तो यहाँ पे हम इसमें पुट कर लिए, जो जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले लिए। तो x कांस्टेंट था, 2 पाई कांस्टेंट था, तो सबको हम बाहर ले लिए, तो यहाँ पे ये चीज हमें मिल रहा है, और यहाँ पे हम कुछ नहीं किए। क्लियर है? अब हमें ये इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन याद करो पहले भी एक बार आया था जब हम डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? substitution. ठीक है, क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x वाई square स्क्वायर plus को y टी। square को. Yes. हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स तो कांस्टेंट है, 2y dy इक्वल टू dt मिलेगा। Yes. अब इन दोनों को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर वही आएगा जो पहले आया था। लेकिन फिर भी एक बार कर रहे हैं कि तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन 4-5 बार आएगा। यहाँ से देखो y dy क्या मिल रहा है, dt/2। ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम इस पे t⁻³ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा।
ये मिलेगा, यहाँ t रेस्ट पर -3/2 हो जाएगा, यस सर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t -1/2 डिवाइड बाई -1/2, -1/2 है तो इसलिए नीचे लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, qx/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस है तो -1/√t को अब हटा दे रहे हैं, तो x² + y² लिए थे, लिमिट कहाँ है 0 से r, तो फ्लक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा, लिमिट पुट कर लो तो 1 - x/√x² + y²। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x/√x² + y² r², ये आया था। यस ठीक है, सेम इंटीग्रेशन सेम चीज आगे मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, तो इसे बार बार प्रैक्टिस करके याद रखो, सही है। अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा ये डिस्क था, यानी कि हम ऐसा कोनिकल शेप मान सकते हैं, तो ये वाला जो एंगल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, यस सर। जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और वही अगर प्लेन बनाए, ये एंगल थीटा बोल दे, तो इसे हम बोलते हैं प्लेनर एंगल। तो सॉलिड एंगल और प्लेनर एंगल में जो रिलेशन होता है, ये होता है 2π1 - cos ऑफ थीटा। ठीक है, अगर इसे याद हम लोग रखेंगे, इसे अगर याद रखते हैं हम, तो यहाँ ऊपर ध्यान से देखो, तो फ्लक्स को इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - cos ऑफ थीटा cos लिख रहे थीटा। हैं। यस सर। अगर हम इसमें ऊपर नीचे 2π और 2π से मल्टीपल कर दें, तो ये हमें k q इंटू सिग्मा दिख रहा है, 4π एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और 2π इंटू 1 - cos ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, सिग्मा। यानी कि फ्लक्स हमें यहाँ पे डायरेक्टली इससे भी दे सकते हैं, के क्यू इंटू सिग्मा। ठीक है, सिग्मा क्या है यहाँ पे, सॉलिड एंगल। दिक्कत कोई, इसे याद रखोगे तो हाई फाई क्वेश्चंस में मदद मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, रेडियस r है, लेंथ l है, इसके सेंटर पे यहाँ पे चार्ज अभी नहीं, अभी ऐड हो जाएगा, बाद में करेंगे इसे गॉस लॉ के बाद। यहाँ चार्ज q रखा हुआ है, यहाँ r रेडियस का एक स्फीयर है, फ्लक्स थ्रू स्फीयर क्या होगा, यहाँ से देखो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस स्फीयर से निकल रहा है, तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर क्या होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है kq² r kq/r² डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया 4πr² होगा। ऐसे करेंगे
के क्यू इंटू सिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हाफ एंगल कितना आ रहा है, थीटा क्या मिलेगा हमें, 2 पाई। तो सिग्मा अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ, अच्छा पाई मिलेगा, पाई। तो ये हमें कितना मिल रहा है, 4 पाई मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के इंटू क्यू इंटू 4 पाई, यानी कि हमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, ठीक है। ये था मेथड 1। मेथड 2, ये चार्ज Q है, यहाँ पे R दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये अगर हम छोटा सा एरिया ले लें तो डी ए वेक्टर। तो इसके लिए अगर हम फ्लक्स लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए, यानी कि के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर, ये लिखेंगे। बोलो। यस यहाँ पे के क्यू, क्यू जो है बी फिक्स है, आर भी फिक्स है, तो ऐसा ही होगा। दोनों में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कॉस 0 1 होता है। तो फ्लक्स हमें दिख रहा है के क्यू, यानी के को हम लिख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी ए, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर से भी सेम, इससे भी सेम आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग, ठीक है, इस चार्ज Q को यहाँ रखे और इधर कोई भी आर्बिट्री है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें फिर से सिग्मा जो सॉलिड एंगल है 4 पाई ही मिलेगा, क्योंकि इस पे बैठ के देखेंगे तो पूरा देखने के लिए वही एंगल मिलना है, मैक्सिमम एंगल यही होगा। तो यहाँ से भी क्या हम फ्लक्स बोलेंगे कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, यानी कि शेप कैसा है उससे डिपेंड नहीं कर रहा है। दिख रहा है कि चार्ज से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकते थे वो सारा का सारा इस फील्ड से क्रॉस कर रहा है, यानी कि फ्लक्स जो हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है इतना। सर, वो जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया था के क्यू इंटू ओमेगा, वो हर सरफेस के लिए एप्लीकेबल है? अगर तुम सॉलिड एंगल निकाल सकते हो तो किसी भी सरफेस के लिए ले सकते हो। सॉलिड एंगल बनना तो चाहिए, सॉलिड एंगल सबको पता है ना क्या होता है, यस सर, यस। ठीक है। तो सॉलिड एंगल के लिए ले सकते हैं, किसी भी शेप के लिए, ठीक है। मेनली है कि हमें सॉलिड एंगल पता होना चाहिए कि उस पॉइंट से सॉलिड एंगल कितना फॉर्म कर रहा है। तो हम मतलब कुछ उतना ज्यादा डिटेल में हम लोग वो चीज पढ़े नहीं है, सॉलिड एंगल ये सब के बारे में। तो मोस्टली हम लोग इन सब से मतलब उतना हाई फाई क्वेश्चन हमसे नहीं पूछता है। हाँ, जैसे कि ऊपर एक डिस्क के लिए कराए, आगे एक सिलेंडर में चार्ज रख के कराएंगे, इन दोनों के लिए हम लोग वो चीज आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फ्लक्स का कहानी, थोड़ा बहुत आगे भी कुछ कुछ चलेगा इसमें। गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या होता है ये बात समझते हैं। तो गॉस लॉ जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना, कि एक क्लोज सरफेस है उसमें चार्ज रखे हैं तो उससे फ्लक्स जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो वही चीज होता है गॉस लॉ। ये कहता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गॉसियन सरफेस जिसे हम इमेजिनरी मानते हैं,
through a Gaussian surface is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed by dead surface। ठीक है, इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो गोला दिख रहा है इंटीग्रल में, यही रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है, यानी कि गोला रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज इंटीग्रल है। ठीक है, यानी कि सरफेस का एकदम क्लोज होना चाहिए, जहां से शुरू किए हैं वहीं घूम फिर के आना चाहिए, तो क्लोज इंटीग्रल होगा। तो ई डॉट डी एस जो है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जितना भी चार्ज अंदर है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि ऊपर हम लोग डिफाइन किए थे। और ये हमें दिख रहा है कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस और कुछ नहीं, ये हमें फ्लक्स ही बता रहा है। ठीक है, तो गॉस लॉ से हम लोग बिना इंटीग्रेशन किए फ्लक्स आराम से निकाल सकते हैं क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट से। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, ये जो गॉस लॉ है इसमें सर थोड़ा जो क्यू ऊपर कीजिए। यस क्यू इन बोल रहे हैं चार्ज इनक्लोज्ड है, और ये हमें फ्लक्स दे रहा है। हो गया? यस सर। ये जो हमें फ्लक्स दिख रहा है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, surface does not depend on shape of the surface। गॉसियन सरफेस मतलब होता क्या इमेजिनरी में? मतलब कोई सा भी सरफेस, क्लोज सरफेस अगर हम अपने से मान रहे हैं उसे गॉसियन सरफेस कह रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज। जैसे हम बता रहे अभी कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो हम इसको क्लोज करने के लिए ऐसा क्यूब बना सकते हैं, बना सकते हैं? बोलो। यस सर। इसी चार्ज को क्लोज करने के लिए हम ऐसा स्फीयर भी बना सकते हैं। यस सर। इसी चार्ज को क्लोज करने के लिए हम लोग ऐसा कोई भी आर्बिट्री शेप बना सकते हैं। अगर ये क्लोज सरफेस है तो ये सारे गॉसियन सरफेस, ये इमेजिनरी सरफेस है जिससे हम इसे क्लोज कर रखे हैं। तो पहला यही कह रहा है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज। शेप और साइज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे भी जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, इससे भी जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और इससे भी जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। क्लियर है? यस सर। यस ऊपर जैसे हम लोग इंटीग्रेट करना, ये दिमाग लगाने का जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा। सेकेंड, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ चार्ज। चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, सरफेस के इनसाइड में किस पोजीशन पे चार्ज रखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लेते हैं स्फीयर है, इसके सेंटर पे रखे थे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, फ्लक्स क्या था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यही स्फीयर है, इसके सेंटर पे नहीं रखे, यहाँ भी चार्ज रखे हैं, तब भी इससे निकलने वाले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को कट कर रहे हैं, तो यहाँ से भी फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है कि हम अंदर में कहाँ रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन, फ्लक्स की बात कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन चार्ज इनसाइड द सरफेस। अगर हम कोई भी सरफेस माने हैं, गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी मैग्नीट्यूड। सरफेस, हाँ, चार्ज इनसाइड द सरफेस।
जो भी अंदर सरफेस होगा उसी पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारा सरफेस हो गया, यहाँ पे Q1 है, यहाँ -Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, यहाँ पे Q5 है। तो इसके लिए अगर हम फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स में हमें सिर्फ अंदर वाले चार्जेस को ही लेने हैं, यानी कि ये और ये कंसिडर नहीं होंगे। अंदर वाला होगा यानी Q1 -Q2 प्लस Q3 होगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ऊपर हम लोग क्या लिख रहे थे, Qin बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इनसाइड में कितना चार्ज होगा उसे ही कंसिडर करना है। क्लियर है? यस सर। फोर्थ, ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है ऑन लेफ्ट साइड, जो हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, is due to inside as well as outside charges। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टोटल चार्ज की वजह से है। फ्लक्स जो है वो सिर्फ अंदर वाले के लिए है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब चार्जेस के लिए। क्लियर है इतना? यस। फिफ्थ पॉइंट, इफ अगर हमसे बोल दिया जाए फ्लक्स जो है जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? फ्लक्स जीरो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के थ्रू जीरो होगा, ऐसा जरूरी है? नहीं सर। नो सर, बाहर भी रह सकता है। अभी हम लोग देखे थे ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, कांस्टेंट था, तो फ्लक्स जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था, याद है? नहीं है। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि फ्लक्स जीरो, इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो फ्लक्स जीरो हम कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यस। यानी कि फील्ड लाइंस जीरो, फील्ड लाइन जीरो यानी कि फ्लक्स जीरो। क्लियर है? ठीक है, यस तो ये सर। सारे कुछ पॉइंट्स थे गॉस लॉ के। गॉस लॉ का स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्मूला लगभग बार बोर्ड में पूछता है, तो याद रखना है। ठीक है, और आगे इसके एप्लीकेशंस में हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे उसमें से एक पूछता है, 4-5 नंबर में देता है 3 पोर्शन में कि गॉस लॉ क्या है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, और कोई एक पार्ट चीज डिराइव करने के लिए दे देगा यूजिंग गॉस लॉ, तो याद रखना है। क्लियर है? फ्लक्स वाला जो ऊपर हम लोग सिलेंडर वाले क्वेश्चन किए थे उसमें से भी पूछता है, बार बार लगभग पूछे हुए 5-6 बार पूछ चुका है अभी तक 10-15 साल में, तो सब इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ देख, ठीक है। यस सर। HC वर्मा में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 गॉस लॉ वाला एक चैप्टर होगा, उसमें कर लेना है। यस। और सर उसमें सर पिछले में 50 तक ही बोले थे। हाँ, अभी 41 या 50 तक जो बोले हैं वही 14। यस। सर बुकलेट से आगे भी कुछ बना सकते हैं? बुकलेट में अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास के बाद। यस। ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू टू